हरिया अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। तभी उसका बचपन का दोस्त कुमार वहां आता है। क्या बात है हरिया, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या करूं कुमार जी, बेटी की शादी की चिंता सताए जा रही है। 30 साल की हो गई है खुशी, पर उसकी बौनी हाइट की वजह से अब तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है। हरिया, तेरी बेटी खुशी तो बौनी है, 30 की उम्र में भी वो 10 साल की बच्ची दिखती है। वही तो समस्या है कुमार जी, हजारों रिश्ते आ चुके हैं खुशी को, पर किसी भी रिश्ते में बात नहीं बन रही। थोड़े समय बाद हरिया अपने घर में आता है। हरिया अपनी पत्नी मीनल और 30 साल की बेटी खुशी के साथ रहता है। खुशी बौनी हाइट की थी। वो उम्र में तो 30 साल की थी, पर उसकी हाइट 10 साल के बच्चे इतनी छोटी थी। इसी के चलते अब तक खुशी की शादी नहीं हो पा रही थी। हरिया के पास एक बड़ा खेत था, जिसमें वो खेती करता था। जी सुनिए, इस बार खेत से फसल कब निकलने वाली है? दिवाली आने वाली है, घर में पैसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन में निकल आएगी फसल। अच्छा, मैं खेत से होकर आता हूँ। हरिया अपने खेत में चला जाता है। इधर कुमार अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ बैठा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुवर्णा और 2 बेटे अजीत, विनोद और अजीत की पत्नी जानकी थी। जानकी बहू, दिवाली आने वाली है, जरा घर की अच्छे से सफाई कर दे। क्या खाक सफाई करूं? इतना सा तो घर है, वो भी मिट्टी का। हाथ लगाओ तो मिट्टी गिरने लगती है। पता नहीं ये गरीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी। बहुत जल्द, और हमारी गरीबी दूर करेगा हमारा बेटा विनोद। वो कैसे? विनोद बेटा, तू मेरे दोस्त हरिया की बेटी खुशी को तो जानता ही है ना? वो बौनी लड़की, तुझे उस बौनी खुशी से शादी करनी होगी। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उस बौनी खुशी से शादी नहीं करूंगा। अरे वही बौनी, हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली चिड़िया है। देखो, उस खुशी की तो कहीं शादी नहीं हो रही, और हरिया कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर हम हरिया के घर विनोद का रिश्ता लेकर जाएंगे, और मैं हरिया से एक डिमांड करूंगा कि तू अपना खेत मेरे बेटे विनोद के नाम कर दे। मैं रोहन की शादी खुशी से करवा देता हूँ। हरिया मजबूरी में ये बात जरूर मानेगा, और फिर हमारे पास लाखों का खेत आ जाएगा, जिसे बेचकर हम बड़ा बंगला बनाएंगे। ये सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या तरकीब बताई है आपने। देखा बेटा विनोद, तेरी तो निकल पड़ी। अरे क्या निकल पड़ी, मैं क्या सारी उम्र उस बच्ची के साथ घूमता फिरूं क्या? विनोद, तुम्हें सारी उम्र रहने की जरूरत नहीं है उस बौनी के साथ। हम 2 दिन में तेरी शादी करवा देंगे, और 4 दिन में खेत बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे। अब दिवाली आने वाली है, तो हम दिवाली में उस बौनी खुशी को ऐसे जलाएंगे कि सबको लगेगा कि खुशी की मौत एक हादसा है, हत्या नहीं। सब कुमार की बात से सहमत थे। रात का समय कुमार अपने परिवार के साथ हरिया के घर आता है और सीधे विनोद और खुशी की शादी की बात करता है, और साथ में अपनी खेत की डिमांड भी बताता है। अब बेटी की खातिर हरिया कुमार की बात मानकर 2 दिन बाद ही अपनी बौनी बेटी की शादी विनोद से करवा देता है, और अपना 8 लाख का खेत विनोद के नाम कर देता है। खुशी अब अपने ससुराल में थी। शादी के दूसरे दिन विनोद और कुमार मिलकर खुशी से छुपाकर हरिया का वो खेत 8 लाख रुपए में बेचकर 2 दिन बाद ही उस गांव में 4 लाख रुपए का एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। फिर एक दिन रात में, अब कल सवेरे ही हम अपने नए घर में रहने चले जाएंगे। माँ जी, इतना महंगा और बड़ा घर कैसे खरीदा ससुर जी ने? तुझे क्या पड़ी है जानने की, तू अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। आई बड़ी बौनी कहीं की,
खुशी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये नया घर उसके ही माता पिता के पैसों का है। अगले दिन सब अपने नए बड़े से घर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। 2 दिन बाद, पिताजी, हमारे पास जो पैसे हैं, हम दोनों भाई उन पैसों से अपने गांव में पटाखों की 2 बड़ी दुकान लगा लेते हैं। दिवाली है, हमारी दुकान तो खूब चलेगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर क्या था, दोनों भाई 2 लाख रुपए में अगले ही दिन गांव में 2 पटाखों की दुकान खोल देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब 2 दिन बाद ही दिवाली थी। रात का समय खुशी रसोई में खाना बना रही थी और जानकी, सुवर्णा और कुमार ये तीनों जानकी के कमरे में थे। माँ जी, 2 दिन बाद दिवाली है, अब हमें इस खुशी का खेल खत्म करना ही होगा। हाँ बहू, इस दिन का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था मुझे। जानकी बहू, मैं घर के बाहर घास का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता हूँ। 2 दिन बाद रात में तुम कैसे भी करके बहाने से खुशी को उस झोपड़े में भेजना, तभी मैं चुपके से उस झोपड़े को आग लगा दूंगा, जिसके बाद उस झोपड़े के साथ साथ खुशी भी जलकर खाक हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने खुशी को जलाया है। हम सबसे यही कहेंगे कि कहीं से जलता हुआ पटाखा उड़कर आया और झोपड़े में आग लगने की वजह से खुशी की मौत हो गई। खुशी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही ससुराल वाले उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। अगले दिन सवेरे, माँ जी, कल दिवाली है, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं बाजार से फूल, लाइट और कुछ दिए लेकर आती हूँ, घर को सजाना भी तो है। ठीक है खुशी बहू, ये ले 20,000 रुपए। खुशी वो पैसे लेकर बाजार में आती है और फूल, कैंडल, दिए और भी तरह तरह के सामान खरीदती है। थोड़े समय बाद, सामान तो खरीद लिया मैंने, चलो अब घर चलकर घर की सजावट करती हूँ। खुशी वो सामान लेकर घर आती है और अपने हाथों से पूरे घर की सजावट करती है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। खुशी ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजा दिया था। दोपहर का समय, खुशी घर की छत से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसका पैर टूट जाता है। आ, 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 आ। तभी ये देखकर सब खुशी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ खुशी के पैर पर प्लास्टर लग जाता है। शाम का समय खुशी अपने ससुराल में थी। इस मनहूस का पैर भी अभी टूटना था, अब कैसे मारेंगे हम इसे। ओह शिट, अब इस खुशी को कैसे ले जाएंगे उस झोपड़े में, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रात का समय सारे गांव में बड़े जोरों शोरों से दिवाली मनाई जा रही थी। तभी जानकी खुशी के पास उसके कमरे में आती है। खुशी, चल हम भी बाहर जाकर पटाखे चलाते हैं। जेठानी जी, पर मेरा पैर। तू चिंता क्यों करती है, ये दे, मैं तेरे लिए विकलांग कुर्सी लेकर आई हूँ, चल तू इस पर बैठ जा, मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। जानकी खुशी को एक विकलांग कुर्सी पर बिठाकर बाहर ले आती है। अरे वाह, खुशी का पैर टूटने से तो बहुत अच्छा हुआ, अब ये चाहकर भी झोपड़े से बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी जानकी खुशी को अपने घर के बाहर बने घास के झोपड़े के अंदर ले आती है। जेठानी जी, आप मुझे इस झोपड़े में क्यों लेकर आई हैं? हम बाहर चलकर लोगों को देखते हैं ना। वो क्या है ना खुशी, बाहर पटाखे जल रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर कोई पटाखा आ गया तो। तू यही रुक, मैं घर से पानी पीकर आती हूँ। जानकी उस झोपड़े से बाहर आती है। तभी खुशी का पिता हरिया अपने एक दोस्त पुलिस अफसर रमेश के साथ खुशी के ससुराल आता है। तभी जानकी कुमार को इशारा करती है। ये रमेश हरिया देख लेते हैं और तभी कुमार चुपके से उस घास के झोपड़े को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। ये भी हरिया और रमेश देख लेते हैं। ये कुमार जी इस झोपड़े को आग लगाकर क्यों भाग गए?
अरे जानकी बेटा, जानकी बेटा। जानकी को हरिया की आवाज नहीं आती और वो घर में अंदर चली जाती है। तभी उस झोपड़े में भयंकर आग लग जाती है। आग देखकर अंदर बैठी खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी खुशी की आवाज सुनकर हरिया और रमेश झट से उस जलते हुए झोपड़े के अंदर घुसकर खुशी को बाहर ले आते हैं। खुशी बिटिया, तू ठीक तो है ना? हरिया और पुलिस अफसर को देखकर खुशी के ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। ये हरिया कहाँ से आ गया? चल बेटा कुमार, नाटक शुरू कर दे। खुशी बहू, ये कैसे हो गया? अरे कैसे इस झोपड़े में आग लग गई? बस बस करो, बहुत हो गया नाटक। हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें झोपड़े को आग लगाते हुए, और तुम्हारी बहू तुम्हें झोपड़े को आग लगाने का इशारा करके अंदर घर में चली गई। वो तो भला हो कि हमने तुम्हें ये सब करते देख लिया। तुम खुशी बिटिया को जलाना चाहते थे। अपनी बहू को जिंदा जलाने के जुर्म में मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ। उसके बाद रमेश खुशी के ससुराल वालों को हवालात में डाल देता है और अपनी बहू को जलाने के जुर्म में खुशी के ससुराल वालों को 3 साल की सजा हो जाती है और पुलिस हरिया की सारी संपत्ति भी उसे वापस दिला देती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।